हेलो बच्चों, अब तक हम कॉर्डेट्स में वर्टिब्रेट्स में एंडोस्केलेटन अंतःकंकाल का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले 3 चैप्टर्स में हमने एक्सियल स्केलेटन में का मुख्य अध्ययन किया था, जिसमें स्कल, रिब्स, स्टर्नम आदि का अध्ययन हमने कर लिया था कंपैरेटिव फिश से लेके मैमल तक, और हमने पेल्विक गर्डल या श्रोणि मेखला का अध्ययन भी कर लिया था। आज के चैप्टर में हम पेक्टोरल गर्डल या अंश मेखला का अध्ययन करेंगे। पेक्टोरल गर्डल को हम शोल्डर गर्डल या अंश मेखला भी कहते हैं, और यह मुख्य रूप से वर्टिब्रल कॉलम से मसल्स और लिगामेंट के द्वारा जुड़ा रहता है और 3 मुख्य अस्थियों से मिलकर बना होता है। ये अस्थियां होती हैं स्कैपुला, क्लैविकल और कोरेकॉइड। दोनों जो पेक्टोरल गर्डल है 2 मुख्य अर्ध भागों में बटा होता है, और प्रत्येक अर्ध भाग में ये 3 अस्थियां पाई जाती हैं तथा स्कैपुला और कोरेकॉइड जो अस्थियां हैं एंटीरोलेटरल और लेटरल। तो स्कैपुला और कोरेकॉइड के बीच में एक कैविटी या गुहा होती है जिसे कि ग्लिनॉइड कैविटी कहा जाता है। ग्लिनॉइड कैविटी मुख्य रूप से जो अग्रपाद होते हैं उनकी मुख्य अस्थि जो होती है ह्यूमरस, उसका शीर्ष भाग या हेड जो बहुत प्रोमिनेंट संरचना होती है वह इस ग्लिनॉइड कैविटी में फिक्स होती है या इससे संयुक्त रहती है। मुख्य रूप से हम जब देखेंगे फिशेस से लेके मैमल्स तक, पेक्टोरल गर्डल में ये 3 जो बोन्स होंगी, स्कैपुला, क्लैविकल जिसे कि हम अपर चेस्ट बोन भी कहते हैं या कॉलर बोन जिसे हम कहते हैं क्लैविकल को, और स्कैपुला और कोरेकॉइड, ये 3 अस्थियां मिलकर पेक्टोरल गर्डल के अर्धभाग का निर्माण करती हैं। परंतु फिशेस से लेके मैमल्स तक उनकी अडेप्टेशन संरचना के आधार पर इसमें हम भिन्नताएं देखेंगे जो कि उनके संरचना के आधार पर अलग अलग होंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं फिशेस में। अगर हम फिशेस में देखें तो पेक्टोरल गर्डल जो है वह बॉडी वॉल के नीचे उपस्थित होता है, और लास्ट ब्रेंकियल आर्च जो होती है उसके बाद में उसके अधर भाग में यह उपस्थित होता है, और जो एक्सियल स्केलेटन है अर्थात रिबकेज है या वर्टिब्रल कॉलम है उसके साथ में कार्टिलेज टिश्यूज़ द्वारा यह जुड़ा रहता है। और जैसा कि आपको पिछले स्टार्टिंग में बता दिया है कि प्रत्येक पेक्टोरल गर्डल 2 अर्ध भागों से मिलकर बना होता है। अगर हम फिशेस का पेक्टोरल गर्डल देखें तो फिशेस के पेक्टोरल गर्डल में ऑस इनोमिनेटम एक फ्लैट वेंट्रल कोरेकॉइड होती है जो कि स्कैपुला यहाँ पर रॉड लाइक एक थिक छड़ी नुमा संरचना है जो कि क्लैविकल के साथ जुड़ी रहती है। अर्थात स्कैपुला और क्लैविकल, रॉड और क्लैविकल जो है दोनों आपस में जुड़ी रहती हैं, और नीचे की ओर वेंट्रल अधर की ओर रहता है कोरेकॉइड। अतः इस प्रकार के जो तीनों बोन्स को मिलकर जो बन रहा है इसे हम कहते हैं स्कैपुलो कोरेकॉइड बार, अर्थात जहाँ पर स्कैपुला और कोरेकॉइड आपस में जुड़े हुए हैं और क्लैविकल एक रॉड की तरह इनसे जुड़ी हुई है। सुप्रा स्कैपुला इसमें अनुपस्थित होता है, नहीं पाया जाता है। परंतु अन्य बोन्स की अपेक्षा स्कैपुला और क्लैविकल की अपेक्षा कोरेकॉइड भी अधिक विकसित नहीं होती है, और जैसा बताया वेंट्रल साइड में उपस्थित होती है और बहुत ही प्रिमिटिव या आद्य स्थिति में यह होती है। अगर हम डायग्राम देखें तो डायग्राम में यहाँ पर लेबलिंग की हुई है। स्कैपुला ये फोरामिना ब्लड वेसल्स की एंट्री पॉइंट्स होते हैं, और ये कोरेकॉइड इसके अतिरिक्त
कोरेकॉइड के अतिरिक्त यहाँ पर ये जो फिन्स हैं, फिन्स के भाग दिखाए गए हैं यहाँ पर। तो मुख्य रूप से स्कैपुला और कोरेकॉइड होती हैं, क्लेविकल स्कैपुला के साथ में जुड़ी रहती है। तो यह स्कैपुलो कोरेकॉइड बार के रूप में फिशेस में पाई जाती है। इसी प्रकार अगर हम एम्फीबियंस में की श्रोणि मेखला का अध्ययन करें तो एम्फीबियंस की श्रोणि मेखला भी दो समान अर्ध भागों की मिलकर बनी हुई है। पहले आप चित्र देख लें, ये स्टर्नम है, ये एक अर्ध भाग श्रोणि मेखला का, और ये दूसरा अर्ध भाग है श्रोणि मेखला का। ये स्कैपुला, स्कैपुला का विस्तृत भाग जिसे सुप्रा स्कैपुला कहा जाता है, कोरेकॉइड, और जो स्टर्नम है, चेस्ट बोन है, उसके अपर और लोअर पार्ट। इसका डिटेल में अगर हम अध्ययन देखें पेक्टोरल गर्डल का एम्फीबिया में, तो एम्फीबियंस में पेक्टोरल गर्डल ट्रंक के अग्रभाग, ट्रंक गर्दन का जो भाग होता है वह भाग है, ऊपरी भाग जो है वहाँ पर यह उपस्थित होती है, और एक्सियल स्केलेटन अर्थात वर्टिब्रल कॉलम के साथ में यह मसल्स और लिगामेंट के द्वारा जुड़ी रहती है। और जो दो भाग होते हैं उनमें डॉर्सल या पृष्ठीय भाग तो स्कैपुला का बनता है तथा अधर भाग कोरेकॉइड का बनता है, तथा जो स्कैपुला होती है वह लेटरल साइड, पार्श्व भागों में चपटी होकर सुप्रा स्कैपुला का निर्माण करती है, जिसके ऊपर की कार्टिलेज उपस्थित होती है दोनों पृष्ठीय भागों में। और क्लेविकल बोन जो है मेम्ब्रेनस फॉर्म में पेक्टोरल गर्डल का आंतरिक अधर, एंटीरो वेंट्रल पार्ट का निर्माण करती है। इस प्रकार यहाँ पर दो पोर्शन हो जाते हैं, दो पार्ट बन जाते हैं, जिसमें कि स्टर्नम का प्रीस्टर्नम जुड़ता है एक साइड में, और एक साइड में ओमोस्टर्नम पार्ट जो पश्च भाग बनाता है वह जुड़ता है, और दोनों भाग गर्डल के पीछे की ओर आपस में जुड़ते हैं। यह चित्र है जिसमें कि आप दोनों अर्ध भागों का को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं श्रोणि मेखला का। नेक्स्ट जो है वह है रेप्टाइल्स। रेप्टाइल में भी गर्डल बहुत अच्छे या पूर्ण रूप से विकसित होते हैं, और इसमें अगर हम देखें संरचनाओं का तो जो अपना एक्सियल स्केलेटन है उससे मिड वेंट्रली कार्टिलेजिनस जंक्शंस द्वारा जुड़ी रहती है, और प्रत्येक अर्ध भाग को रेप्टाइल्स में पेक्टोरल गर्डल के प्रत्येक अर्ध भाग को ऑस इनोमिनेटम कहा जाता है। यह ऑस इनोमिनेटम यानी कि प्रत्येक अर्ध भाग स्कैपुला, सुप्रास्कैपुला, कोरेकॉइड और एपीकोरेकॉइड बोन्स का बना होता है। रेप्टाइल्स में ऑस इनोमिनेटम, स्कैपुला, सुप्रास्कैपुला, कोरेकॉइड और एपीकोरेकॉइड का बना रहता है। इसके अतिरिक्त जो अन्य संरचनाएं पाई जाती हैं उनमें ग्लिनॉइड कैविटी का निर्माण, ग्लिनॉइड कैविटी जैसा भी आपको बताया, जिसमें कि अग्रपाद का हेड जो फीमर है उसका हेड जुड़ता है या फिक्स रहता है। यह ग्लिनॉइड कैविटी कोरेकॉइड और स्कैपुला के मध्य बनती है। अगर हम दोनों बोन्स को देखें स्कैपुला और कोरेकॉइड को, तो स्कैपुला कंपैरेटिवली छोटी होती है और फ्लैटन्ड कर्व होती है, चपटी और घुमावदार होती है। रिजेस या इसमें खांच अनुपस्थित पाई जाती हैं, और सुप्रास्कैपुला कार्टिलेजिनस होती है, ऑसिफाइड अभी नहीं होती है, और ब्रॉड, फ्लैट और लगभग रेक्टेंगुलर शेप में होती है। अभी आपको डायग्राम में आगे स्पष्ट हो जाएगा। तथा अधर भाग की और कोरेकॉइड बोन जो है वह चपटी होकर दो
प्रीफोरेटियस कोरेकॉइड फेनेस्ट्रा अर्थात अर्ध भागों का निर्माण करती हैं, जिनमें कि रंध्र भी उपस्थित या जो कैविटीज़ हैं वो भी उपस्थित पाई जाती हैं। रेप्टाइल्स में जो कोरेकॉइड बोन होती है वह 3 भागों में डिवाइड हो जाती है या विभाजित होती है, एपिकोरेकॉइड, मीजोकोरेकॉइड और कोरेकॉइड प्रॉपर। फिशेस और एम्फीबियंस की तुलना में रेप्टाइल्स में कोरेकॉइड एक अर्धभाग में 3 भागों में विभाजित हो गई है, जिसमें कि एपिकोरेकॉइड, मीजोकोरेकॉइड और कोरेकॉइड प्रॉपर उपस्थित होता है, तथा क्लैविकल बोन जो हैं वह चपटी और रॉड्स की भांति, छड़ी की भांति, अस्थिल छड़ी की भांति कर्व होती हैं, और अगर नीचे की ओर अगर हम इन्हें देखते हैं तो टी शेप, दोनों अर्धभागों की जो क्लैविकल है टी शेप रूप में उपस्थित होती है। अगर हम चित्र देखें रेप्टाइल्स का, पेक्टोरल गर्डल इस प्रकार से होता है। इसमें मुख्य रूप से जो बोन्स हैं ये स्कैपुला, सुप्रास्कैपुला तथा यहाँ पर ये कोरेकॉइड जिसमें ये फेनेस्ट्रा पाए जाते हैं, और क्लैविकल, दोनों ओर की क्लैविकल मिलके ये टी पॉइंट बना रही हैं। एक बार मैं आपको वापस स्पष्ट कर दूँ, ये एक अर्धभाग हुआ, इस अर्धभाग में स्कैपुला, सुप्रास्कैपुला, यह कोरेकॉइड जो कि मिलकर एक चपटा आधार बना रही हैं, स्कैपुला और कोरेकॉइड। कोरेकॉइड में ये फेनेस्ट्रा उपस्थित होते हैं, तथा क्लैविकल, दोनों ओर की क्लैविकल मिलकर टी शेप निर्माण करती हैं। तो इस प्रकार रेप्टाइल्स में पेक्टोरल गर्डल की संरचना होती है। अब अगर हम बर्ड्स में पेक्टोरल गर्डल की संरचना देखें तो यह मुख्य रूप से उनकी फ्लाइट अडेप्टेशन के आधार पर होता है, अर्थात बहुत ही ब्लेड के समान होता है। जो स्कैपुला होती है, मेन स्कैपुला इसका मेन जो पार्ट बनाती है वह ब्लेड के समान होता है, लॉन्ग ब्लेड के जैसा, जो कि इनको फ्लाइट अडेप्टेशन में हेल्प करता है। अगर एक हाफ देखते हैं हम पेक्टोरल गर्डल का, तो मुख्य रूप से यह स्कैपुला और कोरेकॉइड द्वारा ही निर्मित होता है, और इन दोनों के मध्य ही ग्लिनॉइड कैविटी का निर्माण होता है। जैसा कि हमने रेप्टाइल्स में देखा था कि ग्लिनॉइड कैविटी कोरेकॉइड और स्कैपुला के जंक्शन पर बनती है, परंतु क्योंकि बर्ड्स में ज़्यादा ऑसिफिकेशन नहीं होता, बिल्कुल लाइट बोन्स होती हैं, ज़्यादा फैली हुई नहीं होती हैं उनकी फ्लाइट अडेप्टेशन के कारण, अतः इनमें सुप्रास्कैपुला अनुपस्थित होती है, और जो कोरेकॉइड होती है वह रिब्स के नीचे की ओर एक रॉड शेप में एक्सटेंडेड होती है, फैली हुई या विस्तृत रहती है। अगर हम चित्र देखें पिजन में, कोलंबो पिजन का ये चित्र है, जिसमें कि ये स्कैपुला और कोरेकॉइड, स्कैपुला और कोरेकॉइड, ये कोरेकॉइड का प्रोसेस निकला रहता है जिसे एक्रोकोरेकॉइड प्रोसेस कहते हैं, और यह एक्रोमिना प्रोसेस जो कि स्कैपुला का प्रोसेस है, यहाँ पर ग्लिनॉइड कैविटी का निर्माण होता है, और यह बिल्कुल फ्लाइट अडेप्टेशन में इनको हेल्प करता है। अब अगर मैमल्स में देखें तो मैमल्स में गर्डल अत्यंत रिड्यूस्ड अर्थात हास्यत अवस्था में होता है, तथा दोनों अर्धभाग जो होते हैं एक दूसरे से पूर्णतया पृथक रहते हैं, और स्कैपुला जो है वह प्रत्येक अर्धभाग का अधिकतम भाग या मुख्य रूप से यह निर्माण करती है, और सुप्रास्कैपुला अर्थात स्कैपुला का एक्सटेंडेड भाग और कोरेकॉइड अधिक विकसित नहीं होते हैं। ग्लिनॉइड कैविटी जैसा कि हमने रेप्टाइल्स में और बर्ड्स में देखा है, वह स्कैपुला के
की अपेक्षा अर्थात रेप्टाइल्स और बर्ड्स की अपेक्षा यहाँ पर जो ग्लिनॉइड कैविटी है जिसमें कि ह्यूमरस का हेड फिट होता है वह मुख्य रूप से स्कैपुला द्वारा ही निर्मित होती है और स्कैपुला जो है वह पेक्टोरल गर्डल का मुख्य भाग बना रही है और यह विस्तृत ट्रायंगुलर त्रिकोणाकार संरचना होती है। अगर हम चित्र देखें तो यह चित्र इससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि यहाँ पर ये स्कैपुला त्रिकोणाकार संरचना, यह स्कैपुला का एक्सटेंडेड भाग जिसे कि हम सुप्रा स्कैपुला कह रहे हैं और कोरेकॉइड जो कि बिल्कुल रिड्यूस्ड फॉर्म में है यहाँ पर उपस्थित होता है और ये इसका एक्रोमियन प्रोसेस है, मेटा एक्रोमियन प्रोसेस जो कि लेफ़्ट साइड में है और अधर और मेटा एक्रोमियन प्रोसेस होता है। इस प्रकार से यहाँ पर जो ग्लिनॉइड कैविटी होती है वह सिर्फ स्कैपुला द्वारा निर्मित की जाती है। तो मैमल्स में गर्डल जो है पेक्टोरल गर्डल है वह छोटे से कोरेकॉइड प्रोसेस के द्वारा होती है जिससे कि स्कैपुला जुड़ा रहता है और कोरेकॉइड जिस प्रकार से अन्य वर्टिब्रेट्स में हमने देखा यहाँ पर बहुत ही रिड्यूस्ड होती है और क्लैविकल जो है वह दोनों ओर के स्टर्नम के बीच में एक जंक्शन की भांति कार्य करती है। स्टर्नम जो कि हमारी चेस्ट बोन होती है, हैंडल जैसी होती है, क्लैविकल उन दोनों को एक जंक्शन या जोड़ने के लिए रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है, परंतु इस जंक्शन में इंटरक्लैविकल अनुपस्थित होता है और यहाँ पर फोरामेन या जो मुख्य रंध्र हैं वह भी अनुपस्थित होते हैं क्लैविकल में। तो इस प्रकार वर्टिब्रेट्स के फोर्थ पार्ट में हमने पेक्टोरल गर्डल का अध्ययन कर लिया है। आपको चित्र और डिटेल्स इस पीडीएफ में प्रोवाइड की जा रही हैं। अपने नोट्स आप नोट कर लीजिएगा और फिर भी कोई प्रॉब्लम हो आप पर्सनली डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव